नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति द्वारा यहाँ हल्द्वानी में समिति के सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और इस भव्य कार्यक्रम में की जो सबसे प्रमुख झलकियाँ हैं रही, उसमें जहाँ एक और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वस्थ और मस्त रहने के लिए टिप्स दिए गए, जीवन को आनंद लेने के लिए उन्होंने सबने एक स्वर से कहा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसको लेकर अपने अपने स्तर से सबके द्वारा टिप्स दिए गए। इसके अलावा सबने एक स्वर से सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर वरिष्ठ नागरिकों के दायित्व से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी सजग रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर जहाँ एक और कन्हैयालाल गुप्ता स्नेही जी द्वारा अपनी कविताओं के जरिए खूब तालियां बटोरी और खूब सराहना हुई उनकी कविताओं की, वहीं D.K. पांडे द्वारा माउथ ऑर्गन में जाकर एक बहुत मनमोहक प्रस्तुति की गई, और ऐसे ही अन्य वक्ताओं द्वारा भी तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इसके साथ ही कार्मिक एकता मंच द्वारा राज्य के विकास के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर शहीदों के सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को धरातल पर साकार करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। और इस भव्य कार्यक्रम में लोगों के उत्साह और उमंग देखते ही बनता है, और आप सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को लास्ट तक देखने के साथ ही मेरे YouTube के चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।
मोमेंटो और आप रंगमंत्र आप हमारे कार्यक्रम हमारे बुलाने को आप आया उपस्थित होते हैं। इस बात मैं निवेदन करूंगा और हमारे बीच में हमारे सभी साथी हैं, सब हमारे मेंबरान हैं, क्योंकि हमारे दो साथी हमारे बाहर के थे। अतीत के प्रतीक और अनुभवों के भंडार है। हम सभी लोग अतीत के प्रतीक हैं और हम लोग सभी अनुभवों के भंडार है। हम लोगों ने जीवन में बहुत कुछ देखा है तथा सभी श्रद्धा के पात्र हैं। समाज में यदि उपयुक्त सम्मान न मिले तो उनके अनुभवों का लाभ उठाया जा सकता है और वो हमारी प्रगति में विशेष भागीदारी कर सकते हैं। बशर्ते हम उसको प्रॉपर सम्मान दें। हमारे बीच में जो हमारे मेंबर हैं सब उनका वेलफेयर देंगे, उनका साथ में हम उनको हर बात उनके ध्यान रखें तो हम उनको प्रॉपर सम्मान देंगे तो समाज को भी एक अच्छी दिशा और दशा जाएगी। साथियों, वृद्धों की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वप्रथम अर्जेंटीना में विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। वर्ष 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृद्धावस्था को सुखी बनाओ ऐसा नारा दिया था। वृद्धावस्था को सुखी बनाओ ऐसा नारा दिया। हमारे बीच से भी गणेश पंत जी हमारे सदस्य हमारे बीच उपस्थित है। आइए आपका स्वागत और अभिनंदन है। और सबके लिए स्वास्थ्य का नारा भी दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में प्रथम अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में घोषित हुआ है। 1999 से आज तक ये वृद्ध दिवस हुआ था और 98 में हमारी समिति का गठन हुआ था। तब से हम हमारी समिति लगातार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को मना रही है। तो तब से साथियों हम भी और संपूर्ण विश्व में भी ये आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वे के अनुसार वर्ष 2000 तक 60 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या 60 करोड़ हो जाएगी। अब वर्ष 2010 तक हो चुकी होगी, 2000 तक हो चुकी है 60 करोड़ हमारे जो हमारे वृद्धजन है सब पूरे संसार में 60 करोड़ जन हो गए वृद्धजन। और वर्ष 2050 आते आते वृद्धजनों की कुल जनसंख्या 200 करोड़ को पार कर जाएगी। 2050 आते आते वृद्धजनों को आप देख रहे हैं, आप क्योंकि आपकी जिंदगी में देख रहे समाज में एक एवरेज एज होती थी। एवरेज एज पहले से 37 साल 40 साल 45 साल तक आप बढ़ते बढ़ते एवरेज हमारी काफी बढ़ गई है, क्योंकि रहन सहन खान पान सभी चीजों में अंतर हुआ, इसलिए हमारी एज बढ़ गई है। इसलिए ये एक समस्या भी बढ़ रही है। एज बढ़ने के साथ वृद्धजनों की समस्या भी बढ़ रही है। वृद्धजन अधिक होंगे, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी केयर करनी, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वो एक समस्या भी है हम लोग के समाज के लिए, एक समस्या भी है। हम सीनियर तो जरूर है, बोलते समस्या भी हम समाज के लिए और सरकार के लिए समस्या भी है। वर्ष 2050 तक 200 करोड़ तक पहुंच जाएगी और वर्ष 20 पहुंच जाएगी। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सचिव बान की मून ने बताया था कि मानव की औसत आयु में वृद्धि से वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। लिहाजा
इसका प्रभाव हर व्यक्ति संस्था पर पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि सभी सरकारों पर, समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे वृद्ध बढ़ेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। साथियों, वरिष्ठ नागरिकों के सबको सम्मानजनक एवं आरामदायक जीवन तथा समुचित चिकित्सा सुविधा मिले, इसलिए भारत सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया था। और इसी क्रम में उत्तराखंड की श्री भुवन चंद खंडूरी सरकार द्वारा भी वर्ष 2011 में इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रावधान किया था कि परिवार में जो भी वरिष्ठ बालिग होगा वह वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए बाध्य होगा। जो भी घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा वो वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए बाध्य होगा, उसकी ड्यूटी होगी कि वो वृद्धजनों को देखभाल करे। इसमें राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन भी किया। कृपया शांति बनाए, थोड़ा ट्रिब्यूनल का गठन करेगी जो कि किसी भी विवाद के निपटारे के लिए सक्षम होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कई घरों में जवान बच्चे अपने बुढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं करते, देखभाल नहीं करते। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन किया है, जो इस बात को देखेगी कौन कोई इस तरह कोई केस आएगा तो उनको देखेगी। और ये मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल इस तरह के सभी जो विवाद है उनको निपटाने में सक्षम होगी। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो इस ट्रिब्यूनल द्वारा रुपया 10,000 प्रति माह उस बुजुर्ग लोगों को भरण पोषण का खर्चा किया जाए। आज अगर इस तरह का कोई केस आपके आसपास अड़ोस पड़ोस कहीं होता हो तो उसको आप किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा, उनके बच्चे अन्याय करें तो ये मामला हमारे इसमें हमारी समिति में लाना चाहिए और हम प्रयास करेंगे कि हम उनको इस ट्रिब्यूनल के द्वारा उनका न्याय दिलवा सकें। हमारे देश के प्राचीन भारत में बुजुर्गों के प्रति विशेष सम्मान और आदर की भावना थी तथा सदैव परिवार के मुखिया रहते थे। बुजुर्ग लोग परिवार के मुखिया रहते थे तथा उन्हीं के कार्य निर्देशन में परिवार की सभी गतिविधियां होती थी। परंतु आज समाज में एकल परिवार होने के कारण वृद्धों की दशा दयनीय होती जा रही है और वृद्धजनों में रहने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो फूलों से खिली रहती है, मन के उपवन में जो फूलों से खिली रहती है, दुख में संतान की जो ढाल बनी रहती है, अपनी ख्वाहिश भी जो दफन कर दे ममता पर, अपनी ख्वाहिश भी जो दफन कर दे ममता पर, माँ वो धड़कन है जो हर दिल में बसी रहती है, माँ वो धड़कन है जो हर दिल में। अब कुछ पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ युवाओं को बताने के लिए कि वृद्ध दिवस पर क्या करना चाहिए। जिनकी अंगुली पकड़ पकड़ कर तुमने सीखा चलना, जिनकी अंगुली पकड़ पकड़ कर तुमने सीखा चलना, जिनकी आंखों ने देखा था एक सुनहरा सपना, उन माता पिता को हाथ पकड़ कर तुम्हें चलाना होगा, उनकी अनपूरी आशा को पंख लगाना होगा, जिनकी आंखों में ज्योति कमल खिलते थे तुम्हारी खुशियों से, उनकी आंखों की आंखें बनकर चलना होगा फिर से, जो तुम्हारी बीमारी पर सिरहाने बैठे रहते थे और तुम्हारे लिए सभी देवों को मनाया करते थे। वो बीमार पड़े तो थोड़ा समय उन्हें भी देना, उनके इलाज की खर्च कभी न व्यर्थ समझना, राम बन
बन सको तो अच्छे इंसान ही बनकर रहना, और अपने माता पिता की सेवा को ही धर्म समझना। ये कुछ युवाओं के लिए थी अपने गीत में। तो सरे आम मत करना, मोहब्बत है अगर दिल में, तो सरे आम मत करना। अरुणोदय बने मन को, अपावन शाम मत करना। क्या बात है, अरुणोदय बने मन को, अपावन शाम मत करना। ये गंगा जल सा पावन है, ये गंगा जल सा पावन है, सच्चे प्यार का बंधन। जिस्म की चाह करके तुम इसे बदनाम, चाह करके तुम इसे बदनाम मत करना। श्रृंगार के दो रूप होते हैं, एक संयोग एक वियोग। पिछली बार मैंने वियोग का गाया था, अब मैं संयोग का गीत गा रहा हूँ। और संयोग यह है कि बिछोह के बाद अगर पुनर्मिलन होता है तो कैसा लगता है, ये ध्यान देना चाहिए। प्यार से सुने, इसका रदीफ देखें आप, काफी आपको तालियों की गड़गड़, कवियों को तालियां बहुत चाहिए। कि तुम मिली आंसुओं को हंसी मिल गई। जब पुनर्मिलन होता है तो कैसा होता है, आंसू जो है ना इनको भी हंसी मिलती है। कि तुम मिली आंसुओं को हंसी मिल गई, टूटती सांसों को जिंदगी मिल गई। तुम मिली आंसुओं को हंसी मिल गई, तुम मिली आंसुओं को हंसी मिल गई। अब क्या हुआ कि मन बहकने लगा प्रेम के गाँव में, मन बहकने लगा। पांडे साहब लाइन सुनिए, सॉरी कि मन बहक, जब प्यार होता है तो कैसा लगता है कि मन बहकने लगा प्रेम के गाँव में, और तन मचलने लगा जुल्फों की छाँव में, तन मचलने लगा जुल्फों की। आपके समय नहीं कभी हुआ होगा जुल्फों की, तन मचलने लगा जुल्फों की छाँव में। तो साध सब मेरी सिंदूरी होने, साध सब मेरे सिंदूरी होने लगी, सूने उपवन को जो मालती मिल गई। आज ये खूबसूरत पेड़ होता है, बहुत खूबसूरत होता है, सफेद होता है। तो सूने उपवन को जो मालती मिल गई, टूटती सांसों को जिंदगी मिल गई, तुम मिली आंसुओं को हंसी मिल गई। बंद देखें, हल्दी जो तेल का एक स्रोत होता है, हल्दी इसीलिए शादियों में
अच्छे कर्नल बीडी पोजीशन में है और कांडपाल बाहर चले का जाते हैं संबोधन। और आप अकेले रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप अपने पुलिस थाने में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उनकी जिम्मेदारी है वो आपको सॉर्ट आउट करें। मेरे पास महीने में जो भी वहाँ का कांस्टेबल है, बीट कांस्टेबल, वो आता है, हालचाल पूछ के जाता है। कोई भी थाने में नया इंस्पेक्टर आता है, वो हालचाल पूछ के जाता है। इसका मतलब वो सभी का पूछते हैं। अगर आपने अपने थाने में अपना नाम रजिस्टर कराया हो तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना नाम रजिस्टर थाने में कराइए। वरिष्ठ नागरिक शांति। गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि वो आपकी देखभाल करेंगे, आपके जब प्रॉब्लम होती है उसमें आपको मदद करेंगे। और उनको आप बताइए ना, मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ। लेकिन हम चलेंगे साथ में, डेलीगेशन लेके चलेंगे, डेलीगेशन लेके चलेंगे। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि आपका और नाम लिख के रखेंगे, बीच बीच में आपसे आके पूछेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए आ जाए। दूसरी बात है, समिति पहले शुरू हुई थी, उसके बाद इसको हाईजैक कर लिया गया था और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया था। आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों ने अपने नाम पर इसको करने की कोशिश की थी। तब कर्नल कारगी जी, आप कई लोग जानते होंगे, उनके साथ मैं रजिस्ट्रार से आगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, उनके पास गए थे। लकीली उसी समय जो उनका सीनियर था, उनको कर्नल कारगी के, उनका सरकार में वो था, हाथ था, मतलब पूछ थी उनकी। तो उनको मैसेज आ गया, बोला मेरा ट्रांसफ़र हल्द्वानी से हो गया, अब उसको रुका दो। तो वो असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार थी, उन्होंने ये समझा है तो बड़े प्रभावी लोग हैं, तो उसने रजिस्ट्रेशन तब करवाया इसका, नहीं तो इसका रजिस्ट्रेशन होने में कई लोगों ने अड़चन डाली थी। तो ये छोटी सी बात मैं बताना चाहता था। आप हम लोगों को पता नहीं था। हाँ, ये पता नहीं होगा। उसके बाद पांडे जी, हमारे CM पांडे, इन्होंने ये पहले हम लोगों के पास कोई जगह नहीं थी। हम परिसनाग वहाँ आरिसवास में रहते थे। हम लोगों ने कुछ कुर्सियाँ अपनी 40 थी, कुछ थी, वो खरीदवाई थी। फिर उसके बाद हमको वहाँ से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि आप अब हमें एरिया खाली करो। तो हमने नगर निगम में रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने वहाँ, हाँ, तो ये भी थे वहाँ जो हमें कहाँ, कौन सी जगह, रैन बसेरा में हमको, हाँ, राजपुरा में वहाँ पर जगह दी। उसमें उसके बाद हमने फिर कोशिश की, तो ये यहाँ पर अलग मिलने के लिए उसके बाद DM के पास भी गए। उन्होंने कहा साहब आपका बड़ा अच्छा काम है, लेकिन आपको मकान या ज़मीन देना, हमने कहा हम कहीं से ले लेंगे पैसा, आप मकान ज़मीन दे दो। उसने कहा ज़मीन देना इतना आसान नहीं है, आप नगर निगम से बात करिए। तब रोतेला जी थे, उन्होंने कहा सर हम आपको ऊपर ये हॉल दे देते हैं। इसमें भी कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, अभी भी बीच में देख रहा था मैं। तो ये हॉल डॉक्टर रोजेला भरपूर आनंद, दोस्तों दोस्त रखिए, मित्र रखिए, उनके साथ पिकनिक मनाइए, घूमिए जाइए। ये संसार बहुत सुंदर संसार है। हम अपने ही जगह घर के साथ सीमित रहते हैं, उससे बाहर जाओ तो आपको बहुत आनंद आएगा। घूमिए फिरिए और नाचिए गाइए। जिंदगी में अगर मस्त रहना है तो आपको नाचना ही आना चाहिए। उनके लगा और सबको नहीं आते भाई, कोई किसी को दोष नहीं देगा। अपनी मस्ती में नाचो, आगे जाओ, जब उठते ये मस्ती है जिंदगी। जिंदगी पर जितना लुत्फ ले सकते हो लीजिए, और उस लुत्फ को उठाने के लिए आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे। घर में केवल भाई से दोस्ती करोगे तो उतना आनंद नहीं मिलेगा।
वहाँ जांच मिलेगी। जवानी क्यों नहीं आई, अरे गतिरोध क्यों आया, रवानी क्यों नहीं आई, बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई, सुबह रोशनी पीकर किरण की जिंदगी जीकर, सुबह की रोशनी पीकर किरण की जिंदगी जीकर, उषा का तेज मुस्काया, प्रभा का रूप अंगड़ाया, प्रभा का रूप अंगड़ाया, मनुज के गाँव में मधुर, मनुज के गाँव में मधुरित सुहानी क्यों नहीं आई, बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई, सुधा की धार में रहकर, लहर के प्यार में रहकर, बने क्यों रेत ढह ढह कर, उमड़ते ज्वार के सहचर, उमड़ते ज्वार के सहचर, अमृत के घूंट पीने से जिंदगानी क्यों नहीं आई। सभी मंचासीन पदाधिकारीगण और उपस्थित सम्मानित साथियों, मैं सर्वप्रथम इस समिति का आभारी हूँ कि उन्होंने इस दिवस पर मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। सम्मानित साथियों, हम अपनी बात कहें, मैं ऑडिट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। सन 1994 में प्रथम उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में जो हमने 94 दिन तक सड़कों पर संघर्ष किया था, और मुजफ्फरनगर कांड में मैं खुद मौत से रूबरू हुआ, नरेंद्रनगर में उस समय पोस्टिंग थी। तब से आज तक सहज नहीं हो पाए। राज्य बजट को इसमें चिंतन मंथन करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई, अपनी दैनिक क्रिया के बारे में बताया, स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए जो बातें आपने डाली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारा चिंतन ये रहता है साथियों कि स्वस्थ और मस्त रहने के लिए जो तमाम जो ज्वलंत इशू हैं, उन पर ही हमारा ध्यान एक कंसंट्रेट रहा। कल मुजफ्फरनगर कांड का यहाँ 2 अक्टूबर को दिवस है, गांधी जयंती भी है, मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था इस राज्य प्राप्ति के लिए। उस दिवस पर का स्मरण भी आ रहा है। आज के दिन ही हम सब लोग दिल्ली को गए थे, कैसे कैसे यात्राएं चली थी, और उसके बाद उन सब संघर्षों के बाद आज इस राज्य में जिस ढंग से पीक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जाती रही है, और जिस ढंग हर जगह में मोनोपोली हो रही है, उससे एक बड़ी चिंता होती है कि आगे हम किस ढंग से और कहाँ को ये समाज भटका हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा अपना मानना है, जो भी हमारा आज तक का चिंतन मंथन रहा, जो भी संघर्ष रहा, कि शहीदों के सपने को साकार करने की दिशा में, चाहे राज्य प्राप्ति, राज्य स्थापना का दिवस हो या शहीदों की शहादत का दिवस हो, हर कोई कहता है कि शहीदों के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। शहीदों का सपना क्या है, न किसी ने पूछा और न किसी ने बताया। मैं 99 की बात करता कि आज 99 में भी ऐसे ही एक्टिव रहे और हम सब लोग, और वास्तव में लग नहीं रहा, मतलब इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत ही जागरूकता के साथ, क्योंकि हम लोगों ने
पूरे जीवन भर मैंने तो संगठन में ही काम किया, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहा। आज मैं राष्ट्रीय लेवल पर ही पदाधिकारी हूँ अपने संगठन का। तो मैं देखता हूँ जब कहीं भी हम लोग कहीं जाते हैं तो उत्तराखंड का नाम है सब जगह बहुत ऊपर रहता है। तो मुझे बहुत खुशी भी आज भी इस प्रोग्राम में हमारे अध्यक्षों को वो चिंता हो रही थी कि बहुत कम लोग रहें, लेकिन जो लोग हैं जो उपस्थित हैं वास्तव में मन से हैं। ऐसा लगता है कि इस उम्र में कोई घर से बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है। घर में कितने किस्म के झंझट है, कितना कुछ है, लेकिन बहुत लोग हमारे साथी कहते हैं यार वैसा समय कैसे कट रहा है। मैं उनसे कहता है यार हमारे पास समय कम हो गया है, इतना काम हो जाता है कि समय ही कम हो गया है। ये अपनी अपनी सोच है, हम कैसे अपने, हमारा मन कैसा कहता है कि हमारा मन किस ओर हमें ले जाता है। और भाई पांडे जी ने जो बात कही, निश्चित रूप में हम लोगों का ही परम दायित्व बनता है सीनियर सिटीजन होने के नाते भी। और एक जो नौकरी के दिनों में विशेष मैं नौकरी वाले की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर बड़े दबाव रहते थे, अगर आप कोई मन में भी चाहते हो तो कह नहीं पाते। और यहाँ आने के बाद आप आपको स्वतंत्र हो जाते, तो कम से कम भलाई के लिए, बुराई की तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारा क्या दायित्व है। अभी हमारे कभी लोग हमारे बीच में आए, हमारी बहनों ने अच्छे से यहाँ पर संगीत दिया, तो ये निश्चित रूप में एक दूसरे को जोड़ने का हमारा एक क्रम है। तो मैं जो कि देख रहा हूँ कि हमारे बीच में समय का बहुत पावन व्यक्ति हूँ। आज मैं ठीक 11 बजे में एक मिनट था उसमें आया यहाँ, लेकिन मुझसे पहले हमारे मुख्य अतिथि पहुँचे, मुझे लगा कि मैं लेट हो गया हूँ। मैंने पूछा समय कितने बजे का, उनका 11 मिनट का, मैं अपने समय पर आया। तो समय एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम वहाँ लेट करते हैं तो बाद में लगातार लेट होते जाते हैं। तो हमारे घर गृहस्थी हर तरह की चलती है। तो मैं आप सब लोगों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस कामना के साथ कि उत्तराखंड राज्य की जब बात आई हुई है, हम लोगों ने भी इसके लिए आंदोलन किए हैं। परिकल्पना निश्चित रूप हमारे मन में होनी चाहिए कि हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इसमें हमें सोचना चाहिए। हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि हम लोग का ये मानव समाज का शायद होता होगा ये कि हम दूसरे की बुराई को तो बहुत जल्दी देख लेते हैं। हमेशा होता है उनका नेता ने ऐसा कर दिया, अभिनेता ने ऐसा कर दिया, अधिकारी ने ऐसा कर दिया, मैंने क्या किया, मैं अपने समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया, मैं वो एक चीज़ और शेयर करना चाह रहा था कि हमने नौकरी में रहते हुए संगठनों में काम किया, हम नौकरी की बड़ी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास। मैं इंजीनियर था जरूर, लेकिन जो लोग मुझे जानते होंगे, मैंने कभी कुछ स्कूल पर कभी मेरा न नाम रहा न मैंने कोशिश की, और मैंने अपने घर को समय नहीं दे पाया। और सेवानिवृत्ति के बाद परिवार क्या होता है वो मैंने महसूस किया। हम उससे पहले परिवार क्या होता कुछ नहीं जानते थे, और हमारी जीना जी पीढ़ी से ताल्लुक इनको सब पता है इतिहास को। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अभी किसी वक्ता ने कहा कि अपना परिवार को भी देखना चाहिए नंबर 1 में, शायद तिवारी जी कहते, हम ये रहे कि हमने परिवार को सबसे पीछे रख दिया। और कहीं ना कहीं कमियाँ आज जब देखता हूँ, विशेष की तबियत ठीक नहीं रहती, कहीं कोई प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कहीं पे अपराधी है। तो हम लोग समाज में मतलब ऐसा लगता हुआ कहीं, तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग मिलजुल करके, बहुत अच्छा लगा आज हमारा एक दूसरे से परिचय होता है, एक दूसरे के सुख दुख। बहुत अच्छा लगा पांडे जी ने जब कहा कि अगर किसी वयोवृद्ध साथी को परेशानी होती है, उसके दुख को भी साथ देने के लिए संगठन काम करने को तैयार है। तो मैं उनको बधाई देते हुए, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत बधाई देते हुए। और प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोरे, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमे पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
चंद्र पवार बनाए अभी जैसे बनाया जा रहा है, सफल सदस्य। इस तरीके से हम अपने जीवन को सफल बनाए, यही जो है कि इसका उद्देश्य है। और इसको सफल बनाने में आपका सब भरपूर सहयोग करें, यही मेरे सबसे धन्यवाद। गवर्नमेंट की तरफ से कानून भी है और डीएम महोदय की तरफ से अलग से एक आदेश जारी हो रखा है। सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ हमको इकट्ठा होकर के उनके पास चलने की ज़रूरत है। अकेले आदमी का अकेला होता है, अगर हम एक के बाद में 2 या 4 हो जाएं तो संगठन कहलाता है। तो मेरा मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कानून है, लेकिन सब फाइलों में दबे पड़े हैं और खुद अधिकारियों को नहीं मालूम है। मैंने एक कानून है जो अभी बताया कि वृद्ध नागरिक कल्याण अधिनियम 2007, मैंने उस पर काफ़ी लिखा पढ़ी करी, बहुत सारे कागज़ निकल कर के आए। पहले तो दफ्तर कहते रहे कि साहब है ही नहीं, लेकिन बाद में ऊपर से गवर्नमेंट से लेके यहाँ तक तो इतना मटेरियल है कि हम लोग उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, ना जानकारी होने के नाते। मेरा आपसे निवेदन है कि जिसकी जो भी समस्याएं हों वो हमारी समिति में रखें और हम लोग उनको प्रयास करेंगे और हमारे पास साधन भी हैं सब। दूसरी बात, जिस सबसे बड़ी जो समस्या मैं महसूस कर रहा हूँ वो है कि आजकल आदमी हम उम्र से बात करना चाहता है, बुढ़ों से बुढ़े बात करना चाहते हैं, जवान से जवान बात करना चाहते हैं, जवान लोग बुढ़ों से बात नहीं करना चाहते। हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते, हमारे साथ में हमसे बात नहीं करते। तो उसके लिए ये मंच है जहाँ एक बुढ़े इकट्ठे होते हैं, सीनियर सिटीजन उनका नाम है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस संस्था को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जब हमारे घर में हमारे बच्चे जो हैं अपने लोगों से उम्र से बात करते हैं खूब, अब हमने एक दो दफ़ा कहा कि भाई आप हमसे बात नहीं करते, बोले क्या बात करें आपसे, तो इसका हमारे पास क्या जवाब है। लेकिन ये ज़रूर है कि बुढ़ापे में आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे 5 मिनट बात कर लें। आपने शायद सुना होगा, एक कहावत है कि एक आदमी ने अपने लड़के के ऊपर कोर्ट केस कर दिया और उससे कहा जज से कि ये मुझे, तो जब केस चला और आगे बात हुई, लड़का आया तो पैसे की कोई समस्या नहीं थी। जज ने कहा कि आप इतने बड़े आदमी हैं और इतना पैसा आपके पास है, फिर आप 400 रुपये की क्यों डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा की कर सकते थे। उन्होंने कहा डिमांड मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, ये मुझे दिखाई नहीं देता लड़का, कम से कम महीने में एक दिन कोर्ट में आके तो मिलेगा। ये आजकल बुढ़ों की एक बड़ी समस्या है कि वो तालमेल नहीं बैठ पाता। तो हम लोग अपने दोस्तों में, अपने मित्रों के बीच में तालमेल बैठाएं। अभी मैं एक प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ, वरिष्ठ नागरिकों का जो अधिनियम, उसमें यह है कि हर वरिष्ठ नागरिक का पता पुलिस करेगी स्वयं, और उनके घर पे जाके एक दफ़े एक पुलिस वाला बीट ऑफिसर उनसे मिलेगा और उनके जो बड़े ऑफिसर हैं वो भी मिलेंगे। तो उस केस में मैंने ये सोचा कि एक रास्ता बने, मालूम पड़े कि कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं अध्यक्ष जी के साथ में पुलिस में गया। अध्यक्ष जी के जाने से एक तो ये प्रभाव पड़ा कि हम 3-4 जने थे। तो पहला शब्द तो जो सीओ साहब है उन्होंने ये कहा कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, जितने बड़े हमारे पिता हैं उतने बड़े आप लोग हैं। तो ये भी एक बड़ी सम्मान की बात थी। एक पुलिस की जैसी छवि है उसमें वहाँ का बड़ा अधिकारी ये कह रहा है कि आप हमारे पिता तुल्य हैं। फिर उसके बाद में जैसी उनकी व्यवस्था है और कुछ पुलिस के पास काम ज़्यादा रहता है, हमने एप्लीकेशन ये दी थी कि हमारे मोहल्ले का एक आदमी आकर के हमको जो है वो कहता है ज़मीन मेरी है, मुझे कुछ पैसे दो। हम कहते हैं भाई तुम्हारी ज़मीन है, तुम कागज़ दिखाओ। तो वो कागज़ वगैरह तो कोई नहीं दिखाता, कहता मैं नहीं, जो इसका कुछ पोर्शन है वो मैं किसी बाहुबली को भेज दूँगा, नहीं तो तुम मुझे पैसा दो। हमने पुलिस में रिपोर्ट करी तो उसी रिपोर्ट के सिलसिले में हम गए, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर हमने SDM के एप्लीकेशन लगाई। SDM यहाँ पे
जिसका जन कल्याण अधिकारी अधिकरण बनाया है उस अधिकरण का अध्यक्ष है। तो मुझे बड़ी खुशी है, आशा नहीं थी, लेकिन अध्यक्ष मतलब एसडीएम ने ऐसा फैसला दिया है कि जिसको पढ़ करके ये लगता है कि हाँ कुछ है। तो पुलिस को भी उन्होंने डांटा है और आगे के लिए भी। तो ये 2 स्तर पे है, परगना स्तर पर, एसडीएम के स्तर पर, और उसके बाद उसकी अपील है डीएम के स्तर पर। मेरा आप लोगों से निवेदन यह है, कानून बहुत है और जानकारी का अभाव है, लेकिन अगर हम लोग साथ बैठें तो समस्याएं दें। हमारे सामने तो एक बड़ी समस्या यह है सबकी समस्या, लेकिन कोई समस्या जो है हमारी शेयर नहीं करते, देता नहीं हमारी कमेटी में। अगर अपनी समस्याएं आप हैं, हम उसको हल करें तो कुछ लाभ आपको होगा, कुछ हमारा मतलब कमेटी का भी नाम होगा, कुछ फ़ायदा होगा। तो किसी किस्म की कोई समस्या किसी को है तो वो उसको लिख करके अध्यक्ष को दें और हम आशा करते हैं कि उसको हम हल कर दें। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री पांडे जी, सभी पदाधिकारी, देवियों और सज्जन जी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि भाषण जो है बहुत मधुर और छोटा होना चाहिए, तो मैं इस तो आपको एक छोटा किस्सा सुनाना चाहता हूँ ब्रेक करने के बाद। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको 40 साल की उम्र थी। उसी तरह विभिन्न श्रेणी के लोगों को उम्र दी गई, हर एक को 40-40 साल। उसमें बैल को दिया गया, स्वान को दिया गया और उल्लू को दिया। तो जितने ये स्वान, उल्लू और बैल थे, उन्होंने कहा साहब 40 साल तक हमको मर जाएंगे ऐसे काम करते करते, ये बहुत ज़्यादा है, तब तक हम काम करेंगे। उसके बाद मनुष्य का नंबर आया, बोला 40 साल में मैं क्या करूँगा, 40 साल आपने मुझे दिए, ये बहुत कम है। तो भगवान ने फिर डिसाइड किया कि बाकी लोगों की 20 साल की उम्र उसको दे दी। तो देखिए आज इस छोटे से जलसे में आप लोगों की उपस्थिति हुई। सर्वप्रथम हमारे संस्थापक अध्यक्ष मुरारीलाल अग्रवाल जी को नमन करते हुए और हमारे बीच उपस्थित आज हमारे वरिष्ठ सदस्य और हमारे आज के मुख्य अतिथि मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह खोरा साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे बीच से आए, आपने बहुत अच्छे शब्दों और समय आपने दिया, जबकि मुझे शुरू में खाटपाल साहब ने कहा था कि जनरल साहब मात्र 1 घंटे के लिए आते हैं। मैंने कहा खाटपाल साहब से उनको आने तो दीजिए, जाने के लिए हम जब लोग कहेंगे तभी जाएंगे नजर। तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने काफ़ी लंबा समय हमको दिया। और महोदय मैं आपसे एक निवेदन और भी करता हूँ, क्योंकि आप हमारे मेंबर भी हैं। आप अगर हर माह नहीं आ सकते, हम हर महीने के आखिरी शनिवार को यहाँ पर जनरल बैठक करते हैं, और अब हर महीने न भी आप आ रहे तो 1 महीना छोड़ के 1 महीना कभी कभी आप हमारे बीच आएंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका संरक्षण मिलेगा, तो हमारी शक्ति, हमारी ताकत और हमारे हौसले बढ़ेंगे। तो आपका मैं फिर अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप कृपया हमारे बीच में उपस्थित होते रहें, तो हम लोग जागरूक रहेंगे। हमारे भाई दीपचंद अग्रवाल बड़े भाई भाग्यशाली हम कि हमारे बीच जिन्होंने इस संस्था को बनाया था, उनमें से आज 2 आदमी भी दीपचंद अग्रवाल जी जैसे और नारायण लोहिया जी जैसे आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लगभग हर बैठक में उपस्थित होते हैं, लगभग हर बैठक में उपस्थित होते हैं और जागरूक रहते हैं। नारायण लोहिया जी को देखिए,
अब आरटीआई के बहुत अच्छे वर्कर हैं, अब हमेशा जागरूक होते हैं, कोई ना कोई नई बात आरटीआई के बारे में हर बार आप लोगों को बताते हैं। तो आपके आने से हमें एक बहुत बड़ी शक्ति, ताकत और हमको संरक्षण मिल जाता है। मैं आभारी हूँ आप लोग हमारे बीच आए। मैं आभारी हूँ हमारे आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे समिति के संरक्षक श्री दयाकिशन बड़ुकिया जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री इंद्र सिंह निगटिया जी, और हमारे आज हमें दुर्भाग्य है कि हमारे महामंत्री हैं श्री डी.के. पांडे जी, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, स्वास्थ्य खराब है, कुछ प्रोस्टेट की समस्या थी, जो दिल्ली में भर्ती हैं, अभी वो पिछले 10-12 दिन से वही भर्ती है, तो काफी बेचारे परेशान है। वो आज ना आ पाए, उनके ना आ पाने की हमें बड़ी कमी पर यहाँ पर महसूस हुई। वो हमारे बहुत अच्छे कर्मठ साथी थे। हमारे बीच हमारी उपाध्यक्षा मैडम भगवती मिश्र जी, दयाकिशन पंत जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, श्री प्रताप सिंह दंतवाल जी होंगे जो कि हमारे रीढ़ हैं इस समिति के, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे कुबेर हैं, हमारे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु सिंह रावत जी हमारे संप्रेक्षक हैं, आप और हमारे बीच उपस्थित मेरे कार्यकारिणी के मेंबरान कर्नल कांडपाल साहब, हमारे अतिथि श्री पीसी जोशी जी जो कि पिछले हमारे चुनाव के टाइम पर हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी भी रहे, हमारे बीच में हमारे पूर्व संरक्षक पूर्व अध्यक्ष श्री सीएम पांडे जी, आपका बहुत बहुत योगदान है इस संगठन के लिए। आप जैसा भी कर्नल साहब ने बताया, आज बात खुल गई, आज बहुत सारी बातें खुली है। आपने आपका जो क्या क्या योगदान रहा, किन बुजुर्गों ने, आप लोगों ने क्या क्या अपना समय दे करके इस समिति को यहाँ बनाया। आज हम आपके लगाई हुई पौध को हम जो आपके उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पप्पी भाई, हमारे सुशील कुमार पप्पी भाई अग्रवाल साहब हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं, बहुत एक्टिव, हमेशा हर बात में आते हैं। उपस्थित मेरे सभी साथी पूरन सिंह जीना साहब आज हेड लगाए हो, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, बहुत दिनों आप कुछ कमा रहे हो जीना जी, आप थोड़ा आना शुरू करिए, ज्यादा आइए, आपका स्वागत। नए हमारे साथ में आए डी.के. पांडे जी आए और हमारे जोशी जी आए, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे बीच में महिलाएं, आप लोगों ने बहुत अच्छा, हमारे रमेश चंद्र पांडे जी आपने आकर यहाँ पर कवरेज भी किया और सब कुछ हमको हमारा मान बढ़ाया। हमारे भाकुनी जी हमारे बहुत रीढ़ की हड्डी समिति के, आपका हमेशा बिना आपके योगदान के कोई भी हमारा कार्यक्रम नहीं होता है। शंकर तिवारी जी ने आप ऐसा है कि यहाँ पर जोश और खरोश फैला दिया कि लोगों को अंदर जवानी आ गई, कुछ लोग तो उछलने लगे थे, तो कुछ लोग उछलने लगे। अच्छी बात है, आपके लोगों के बीच में आपने एक एनर्जी का जो है वो प्रवाह कर दिया, सबको बचपन में ला गया, सबको बचपन ला गया। हालांकि देखो दोस्तों, हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां अपनी सामूहिक से पूरे हो चुके हैं, और क्योंकि अब हमारे पास जो है सामाजिक जिम्मेदारी है, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी परिवार है। और सबसे बड़ी बात हमें अपने आप को खुश रखना है। सबसे पहले अगर हम खुश हैं, पहले आत्मा हमारा सही, तो पूरी परमात्मा, पूरी समझती, पूरा युग, पूरा सब कुछ हमारा बढ़िया है। सबसे पहले हमें अपने आप को रहना चाहिए। आपने कुछ टिप्स आपने दिए कि हमें किस तरह से खुश रहना है, इन सब सी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपने आप को समाज में रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। इतने बुजुर्गवार हमारे गोस्वामी जी बेचारे हर साल आते रहते हैं, बीच में स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था, आप बीच में नहीं आ पाए, वरना आपका हर मीटिंग में आपकी होती है। बीडी पाठक साहब इतने बुजुर्गवार, ये मैं समझता हूँ जब संस्थापक सदस्यों के बीच में से आप भी है, आप बहुत पुराने बीडी पाठक साहब, आपको अच्छे से जानते सर, आपसे मुलाकात है उनकी। तो ऐसे हमारे सभी साथी नए नए जुड़े हैं, हमारे कोहली साहब हमारे बीच में जुड़े हुए, तमाम हमारे साथी लोग जुड़े हैं। एक हमको ऊर्जा मिलती, ताकत मिलती है, हम लोग सब मिलकर करें, संघ समिति को संगठन बनाना है। बच्चे तो सभी को बाहर ज्यादा देख रहे, ज्यादातर परिवार जो है दो ही है। और जब जैसी पुलिस की वाली बात आती है, जो एकल परिवार है पुलिस में जाए, तो स्नेही जी हमारे कुछ एक बार नया स्नेही जाए चले गए, तो एक बात उठ रही है, हम एक डेलीगेशन लेके तुरंत हम पुलिस ऑफिसर से मिलेंगे और उनसे मिल करके एक जो सीनियर्स की लिस्ट मोहल्ले वगैरह ऐसे बांटेंगे। इस वजह से पिछली बार हमने एसएसपी नैनीताल से मीटिंग करने का बहुत प्रयास किया, नहीं हो पाई बात, हम फिर प्रयास करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, उनसे बात करेंगे, एक बार आकर के हम बुजुर्ग की समस्या उनके बीच में रखेंगे। और इन सभी बातों के साथ आप सब लोग आए, आपका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। और पुनः अगले आप सभी लोग जिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और अगले साल के वरिष्ठ नागरिक दिवस को फिर हम यहाँ पर आराम से मनाएं। हम सारे ऐसी भावना के साथ, ऐसी बातों के साथ आपकी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्र समाप्ति से पहले राष्ट्रगान, उसके बाद मैं सभी लोगों से निवेदन को आप खड़े हो जाए।